Hi everyone, Shashank this side, and I welcome you all to our online classes. So this is the third lecture of the first chapter of class 10th history. आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि हमने अपने सेकेंड लेक्चर में देखा कि वहाँ पे वियना में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें 4 यूरोपियन पावर्स आए और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए। लेकिन चेंजेस के बाद ही बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको सिटीजन्स को ये फील हुआ, और सबसे बड़ी जो समस्या थी प्रेस को आगे निकलने दें, क्योंकि प्रेस का जो इम्पोर्टेंस होता था बहुत अभी भी हमारे कंट्री में, अभी किसी भी कंट्री में प्रेस का इम्पोर्टेंस बहुत मायने रखता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो प्रेस का काम ये होता है कि क्या खराब हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, वो लोगों के सामने लाना। सो प्रेस का वहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत कम था, और इसके लिए ट्रीटी ऑफ वियना के बाद भी लोगों के अंदर ये भावना रह गई कि आखिर प्रेस की इम्पोर्टेंस को ये लोग उजागर क्यों नहीं होने दे रहे हैं। और उसी के टाइम वन थिंग मोर, जोलेवरीन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के नज़र से। तो जोलेवरीन कौन थे? जोलेवरीन हुआ ये था कि जब नेपोलियन ने अपने 39 मतलब बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में जाकर 39 राज्यों का एक महासंगठन बनाया था, और वो ऐसा हुआ कि जब भी 1833 में जब भी कोई देश जाती थी अपना मार्केटिंग करने के लिए, मतलब अपना ट्रेडिंग करने के लिए दूसरे नेशन से, तो एक्चुअली होता था कि बॉर्डर पर उनका बहुत सारा उनको ये डिफिकल्टीज होती थी। और डिफिकल्टीज ये होती थी कि बहुत सारी जगह पे अपना अपना मापतोल का होता था, मापदंड होता था, मीन्स लेंथ करने का, वेट करने का, सबका अलग होता है। अगर कोई कपड़ा जा रहा है तो यहाँ से अगर सपोज यहाँ से अगर ए है, कोई अगर देश बी है, कोई अगर सी है, अगर ए को आना है डी पे सपोज, और इसको बी और सी क्रॉस करते हुए आना है, तो अगर अपने यहाँ पे लेके चला अगर एक बंडल कपड़ा, उसका लेंथ कितना भी हो, यहाँ पे बी पे वो वही लेंथ चेंज होगा, फिर सी पे लेंथ चेंज होगा, फिर डी पे लेंथ चेंज होगा। मीन्स होता ऐसा था कि यहाँ पर आते आते ए टू डी आते आते इसका लेंथ एकदम पूरा वेरी कर देता था, और उसका जो टैक्स था वो भी अलग देना पड़ता था। तो ये सब बहुत सारे डिफिकल्टीज थे जो उसको फेस करने पड़ते थे, और इस चीज को कम करने के लिए सिटीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा मांग, डिमांड होने लगा, और वो डिमांड और मांग ऐसा आगे बढ़ा कि ये जोलेवरीन का आना तय हो गया था। जोलेवरीन कौन थे? जोलेवरीन वे फाउंडेड इन 1834। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। जोलेवरीन कब आए थे? 1834 में आए थे। एंड जोलेवरीन को किसने इनिशिएट किया था? स्टार्टिंग जो होता है पहल, स्टार्टिंग पहल किसने किया था? उसको किया था प्रूसिया ने। एंड उसके बाद ज्वाइंड बाय मेनी जर्मन स्टेट्स। Zollverein was founded in 1834 and which were initiated by प्रूसिया, मीन्स प्रूसिया ने इसको स्टार्ट किया था, और उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट्स उसमें आके खुद को ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद इसने किया क्या? सबसे पहले इसने टैरिफ बैरियर्स, जो सपोज मैंने बताया कि जब ए टू डी आना था, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो टैरिफ बैरियर्स जो देने होते थे वो सबको एब्लिश कर दिया। सेकेंड क्या किया इसने? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। मीन्स जो पहले 30 करेंसी होते थे, जो 30 देने होते थे, वहां पे इसने बस 2 पे रखा, 2 पे राजी किया। और उसके बाद नेटवर्क ऑफ रेलवे एक्सपेंडेड। मीन्स रेलवे संसाधन एक ऐसा होता है जो भी किसी एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करता है, चाहे वो लोगों को आज यहाँ से वहाँ जाना, या फिर कोई गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं से इसको ट्रांसपोर्टेशन में इसको हेल्प करता है। लेकिन उस टाइम रेलवे का कनेक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जोलेवरीन लोग आए, टैरिफ बैरियर्स खत्म किए, और उसके बाद करेंसीज को जो 30 था उसको 2 पे लेके आए, और उसके बाद रेलवे जो था, रेलवे का लाइंस को एक्सपेंड कर दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट जोलेवरीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो ये नोट्स है, मैंने इसलिए इसको पूरा लिखा ताकि आप नोट्स उसको आप लिख भी सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रिवोल्यूशनरीज। ये लोग कौन थे? रिवोल्यूशनरी एक्चुअली हुए कि जब भी ये लोग आए जोलेवरीन, उसके बाद कंजर्वेटिज्म आए, और फिर भी जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन उस चेंजेस में आए फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद आए रिवोल्यूशनरी। एक्चुअली हुआ है कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ गई, और उसके ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, और जैसे ही ऑटोक्रेटिक मोनार्की आई, उसके बाद यूरोप में, मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ गई, और उसके बाद बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी डेवलप हो गए। और इस सीक्रेट सोसाइटी कौन थे?
सीक्रेट सोसाइटी रिवोल्यूशनरीज लोग थे, और यहीं से आगमन होता है रिवोल्यूशनरीज का, सीक्रेट सोसाइटी से। उसके बाद ये लोग कौन थे, इनका चाह क्या था, इनका मेन डिमांड ये था कि दे वेर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, मतलब ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की के एकदम अगेंस्ट थे। इन्हें चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की उनके नेशन में रहे। और उसके बाद दे वेर फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, मीन्स जो रिवोल्यूशनरी थे वो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। इनका मेन मानना ये था उस टाइम जो भी रिवोल्यूशनरी आए थे उनका मानना यही था कि कोई अगर ज्वाइन होना चाहता है रिवोल्यूशनरी के ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी क्यों फाइंड हुई, क्योंकि ऑटोक्रेटिक मोनार्की जैसे ही आए बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे पार्ट में, तो वहाँ पे बहुत गुप्त सोसाइटीज फाइंड होने लगी। गुप्त मीन्स लाइक हिडन सोसाइटी और सीक्रेट सोसाइटीज। और उसके बाद जो भी उसमें ज्वाइन होना चाहता है, कोई ज्वाइन कैसे होगा, ज्वाइन वैसे उसका मन में यही हो कि जो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्की हो उसको कम करना है, उसको मतलब पूरा एबोलिश करना है। उसके बाद ये दे वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, एंड देन दे वेर वर्किंग फॉर अ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, मतलब उनका मन था कि लिबर्टी और फ्रीडम मिले और एक नेशनल स्टेट्स, मतलब नेशनल स्टेट्स क्रिएट हो। उसके बाद इसी बीच रिवोल्यूशनरी के बीच में एक आए थे ऐसे जीसीपी मैजनी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद आए थे जीसीपी मैजनी। ये कौन थे, ये एक इटालियन थे, और ऐसे इटालियन जो कंजर्वेटिव्स के साफ उल्टे थे। इनका मानना ये था कि ये बॉन्ड हुए थे जिनेवा में। जीसीपी मैजनी वाज बॉर्न इन जिनेवा इन 1807 में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। और ये टॉप इटालियन रिवोल्यूशनरी के रूप में विख्यात हुए। मीन्स इनका जन्म हुआ 1807 में जिनेवा में, और उसके बाद ये इटालियन के एक टॉप रिवोल्यूशनरी में इनका काउंटिंग होने लगा, इनका दाम आने लगा। और ये जब 24 साल के थे, इतने यंग एज में ये कहाँ गए, एक एक्टिविटी पे गए। कौन सी एक्टिविटी, तो लाइगुरिया गए थे एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए। कहाँ गए थे, लाइगुरिया। एंड देन इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज का निर्माण किया, और सीक्रेट सोसाइटी के नाम क्या थे, तो यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। और ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज थी जिससे इसने फाउंड किया था जीसीपी मैजनी ने। और वन थिंग मोर, ड्यूक मेटरनिक, जिसने ऑस्टिन चांसलर जो था, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना में चारों नेशन को आमंत्रित किया था, उसने इनको बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स। वन मार्क क्वेश्चन अगेन, किसने बोला था इनको द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स, तो जीसीपी ड्यूक मेटरनिक। और ड्यूक मेटरनिक, एक और इसको अगर ट्विस्ट किया जाए क्वेश्चन को, एक और आ सकता है इसका क्वेश्चन कि ड्यूक मेटरनिक ने इनको किस नाम से संबोधन किया था। सो ही कॉल्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर्स। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे इसका द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखा ड्यूक मेटरनिक जो कि इटालियन थे, उन्होंने कंजर्वेटिव्स को कैसे हराया और कैसे अपने खुद को साबित किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये रिवोल्यूशंस आगे आए, और आगे आई तो इसमें कौन से एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, लेकिन वो मिडिल क्लास जो थे वो लोग एडुकेटेड थे, वो शिक्षित वर्ग थे। और जो शिक्षित थे उसके बाद बात आती है कि आखिर ये लोग को आगे लेके कौन गया, रिवोल्यूशन को आगे कौन बढ़ाया। तो उसमें थे एडुकेटेड मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, वो लोग थे। अब उसमें कौन कौन थे, तो उसमें थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। मींस प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स लोग इस रिवोल्यूशन को आगे लेके जा रहे थे। अब इसके बाद लिबरल रेवोल्यूशन। अब ये लिबरल रेवोल्यूशन आगे जब गया तो आगे ये क्या थे कि कोई छोटा सा बम हो तो आगे जाके विस्फोट करते हैं। विस्फोट कहाँ किया, स्टार्टिंग में ये किया जुलाई रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन तो आगे निकला, लेकिन आगे निकलने सबसे पहले जो पहला रेवोल्यूशन हुआ उसको कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। 1.1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट नेम द फर्स्ट रेवोल्यूशन व्हिच डिड टुक प्लेस इन लिबरल रेवोल्यूशन, उसमें क्या आएगा, जुलाई रेवोल्यूशन। अब ये स्टार्ट का हुआ जुलाई रेवोल्यूशन का मेन कहने का क्या मतलब, वो आया क्यों और क्यों हुआ। एक्चुअली जुलाई 1813 में हुआ, और कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। जुलाई रेवोल्यूशन ऑब्वियसली जुलाई में ही हुआ, और 1830 में हुआ फ्रांस में। अब इसके बाद
इसमें हुआ क्या, तो द बॉर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन, मींस जो बॉर्बन डायनेस्टी का जो वहाँ पे किंग था वो फ्रांस से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1830 में, जुलाई 1830 में। और उसके बाद जब बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग था उसको हटा दिया गया, उसके बाद आया कि वहाँ पे आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, उसमें कौन था किंग? रूलर था लुइस फिलिप, was installed in फ्रांस। क्या वो स्टार्ट कहाँ होता है? जुलाई रिवॉल्यूशन, और जुलाई में 1830 में स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली जुलाई में स्टार्ट होगा, और वो जुलाई 1830 में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। और वहाँ का जो पहले उस टाइम जो रूलर थे बॉर्बन डायनेस्टी के, उसको हटा दिया गया, और वहाँ पे जुलाई 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और लुइस फिलिप को वहाँ पे फ्रांस का रूलर घोषित कर दिया गया। अब उसके बाद ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसने एक कहते हैं टॉन्ट किया था, लाइक व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मींस जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाती है। मींस उसका कहने का मतलब है कि जब फ्रांस पूरे यूरोप में मतलब मेजोरिटी पावर में रहता है, कहने का मतलब ये था। अब ये जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद इसका अफेक्ट किया ब्रसल्स ने। में क्या हुआ? ब्रसल्स में बेल्जियम में भी ये युद्ध हुई, और बेल्जियम धीरे धीरे नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम से खुद को बाहर कर लिया। अब उसके बाद 1821 में स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ ग्रीक्स इंडिपेंडेंस। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, ग्रीक्स इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ? 1821 में, और उसमें हुआ ये कि दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम एक्साइल ग्रीक्स एंड फ्रॉम द सिंपैथीज, जिनको ये जो पुराने थे वहाँ के ग्रीक्स के, जिनके लिए सिंपैथी थी उनके दिल में अपने साम्राज्य के लिए, वो, और जो एक्साइल में थे, जो मतलब दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, वो सब का सपोर्ट मिला। और उसके बाद पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे ग्रीक के इंडिपेंडेंस में। पोइट्स एंड आर्टिस्ट ये लोग डिमांड के सपोर्ट अगेंस्ट मुस्लिम अंपायर, वहाँ पे जो ऑटोमन अंपायर थी वो मुस्लिम थे। और उसके बाद द इंग्लिश पोइट, इसके जो लीडर थे द इंग्लिश पोइट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरोन, उसने फंड ऑर्गेनाइज किया, और वो 1824 में फीवर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1832 में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक साइन होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में ये साइन होता है, और यहीं पे ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिलता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये हमेशा आता है एग्जाम्स में कि ग्रीक का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, उसको शॉर्ट समराइज किया जाए, और उसके बाद इंडिपेंडेंस, ये ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस हुआ वो कौन सी ट्रीटी में हुआ? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। प्लीज नोट इट डाउन। So this was all about the third lecture, today's session. So we have seen the age of revolutions, that is 1830 to 1848. 1 मार्क का एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो इसमें आएगा 1830 टू 1848। इसमें हमने देखा दो अगर नोट्स आया, और ड्यूक मेटरनिक एंड जो ऑस्ट्रियन चांसलर था उसने एक और टिप्पणी किया था कि जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप मतलब पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। और जिसपी मेजनी उस पर हम लोग नोट्स लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें भी हम लोग नोट्स लिख सकते हैं। एंड हु वेयर द लिबरल रिवॉल्यूशंस, इस पर हम लोग नोट्स लिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर।